हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? बेटा उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर लिए होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम तो बचा नहीं है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग 10 सालों के जितने भी क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा, साल 2 साल से जो फिजिक्स का पेपर है वो काफ़ी कठिन आ रहा है, उसका लेवल भी अच्छा दिया गया है। अगर आपने बातचीत किया हो या पिछले साल का पेपर देखा हो तो आपको मिलेगा पिछले साल के पेपर का लेवल कुछ अच्छा था। अच्छा लेवल होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने के बजाय कुछ इनडायरेक्टली बातें पूछी गई कि मतलब सीधे आप जो रट के जाते हो अच्छी है निरच्छी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। तो आखिर ये क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है, ये आप तब जान पाओगे बेटा जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन को लगाओगे। इसीलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले साल क्वेश्चन जितने 10 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब लगा लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप ये जान जाओगे कि आखिर पेपर के पूछने का पैटर्न क्या है, क्योंकि बिना इसको किए कुछ हो नहीं सकता है। क्वेश्चन बैंक भी आप इसीलिए लगाते हैं जिससे कि आपका तैयारी हो सके, और क्वेश्चन बैंक बेटा खरीदते सब हैं लेकिन बहुत कम ही लोग लगा पाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास देखोगे तो आपका पूरा 10 साल का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब तैयार हो जाएगा। तो टारगेट तो वही है, तो वो टारगेट वहां से नहीं हो पा रहा है तो मुझसे कर लो, मैं पूरा करवा दूंगा आपका, है ना? तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। बेटा देखो, सबसे पहले किसी भी चैप्टर के अंदर एमसीक्यू आता है, 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न ही करने वाले हैं कि आखिर कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम, पहला क्वेश्चन बेटा कह रहा है 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बेटा आप जानते हो यहाँ पे 8 कूलाम दिया है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 8 कूलाम। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्या, यानी कि एन पूछ रहा है। तो फिजिक्स के अंदर बेटा जैसे आप इंटर की पढ़ाई करना शुरू करते हो, पहला फॉर्मूला क्यू बराबर एन ही आता है, आता है ना? तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 8 हो गई और एन निकालना है, और आप जानते हैं ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो आप बोलेंगे एन बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 तो लिखा ही हुआ है, बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। बेटा आप जानते हैं, इसको एन को इधर लिख लिए, और बताओ अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 80/16 गुणे 10 की घात -19। 16 × 16, 16 × 5 = 80। तो एन बराबर 5 गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 19। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणे 10 की घात 19 रही होगी। क्या ये कोई ऑप्शन में है या नहीं है? तो आप कहेंगे बेटा ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बेटा बताओ कोई दिक्कत? इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो यूज हुआ क्यू बराबर एन ई, और जो आंसर निकल के आया वो एन बराबर 5 गुणे 10 की घात -19 निकल के आया, क्योंकि -19 था और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए बेटा और इसको लगाइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये पिछले सालों में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको आप खूब लगाइए जिससे कि कहीं से भी आपके क्वेश्चन फंसने की चांस ना बचे बेटा, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहला आवेश दिया है Q1 बराबर +1 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश दिया है +4 माइक्रोकूलाम। अच्छा बेटा देखो, इसका सूत्र होता है, आप जानते हैं बल का जो सूत्र होता है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात बेटा ये होती है, हम लिखेंगे कूलाम बल के अनुसार
जितना बल बेटा Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, समान बल लगता है, मतलब जितना बल Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, उतना ही बल Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर। मतलब कूलाम बल के अनुसार Q1 जितना जितना बल Q2 पर लगाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बल बराबर होते हैं, जितना हम एक वस्तु बल लगाते हैं दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। इसका मतलब दोनों के बल क्या आएंगे, बराबर। और बेटा जब दोनों के बल बराबर आएंगे तब दोनों का बल समान होगा। और जब बल समान होगा बेटा तब अनुपात क्या आएगा बेटा, तो आप कहेंगे जब दोनों बल बराबर हैं तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1/1, जितना ऊपर उतना नीचे। F/F आप कह सकते हैं F1/F2, और दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा 1/1, मतलब 1:1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब दोनों बल बराबर रहेंगे तो इस कंडीशन के अंदर हमारा ये आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर बेटा हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ये सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा, बराबर। एक वस्तु जितना बल दूसरे पे लगाएगी, दूसरी वस्तु बल उतना किस पे लगाएगी, पहले वाले पे लगाएगी, तो ये बल क्या रह जाएगा, बराबर। तो इस तरह से बेटा हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। इसके बाद बहुविकल्पीय का थर्ड वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय का थर्ड वाला क्या है, देखो देख लेते हैं। बहुविकल्पीय का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। बहुविकल्पीय का थर्ड वाला पार्ट ये कह रहा है बेटा, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आपको पता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। आपसे पूछा है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। और E बराबर आपने पढ़ा है होता है F/Q। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं E बराबर F/Q, तो F का मतलब हो गया न्यूटन और Q का मतलब हो गया कूलाम। तो यहाँ बेटा जो मात्रक बना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो E बराबर F/Q, तो F का होता है न्यूटन बल का, आपको पता है Q का कूलाम, तो E आ जाएगा आपका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम मात्रक निकाल लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। कोई दिक्कत हो बताइए। तो इस तरह से हम आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एमसीक्यू आपको पूरा नंबर देता है बेटा, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, डेरिवेशन तैयार कर लो, लेकिन अगर एमसीक्यू तैयार करोगे तो आपको 100% मार्क मिलेगा। एमसीक्यू में नंबर कटते नहीं हैं, पूरे नंबर आते हैं। नंबर कटने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू नंबर को बढ़ाता है, कम नहीं करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बेटा देखो मात्रक नहीं है अगर निकालना है तो आप जो चार में से तीन ऑप्शन रहेंगे, मतलब तीन मात्रक होगा, तो जो तीन मात्रक होगा उसको हम निकाल लेंगे। अगर हम उन तीन मात्रक को निकाल लेंगे तो हम जान जाएंगे कौन कौन सा मात्रक है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र के लिए अभी एक बताया मैंने कि वैद्युत क्षेत्र बोलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए, तो E बराबर न्यूटन पर कूलाम, अभी आपने प्रूफ किया है कि न्यूटन पर कूलाम होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ा है कि E बराबर वी अपॉन डी होता है,
पढ़े होगे विभव प्रवणता वाला फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं हम। आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता होता है V अपॉन डी, और अगर ये V अपॉन डी है तो आप कहेंगे V का मतलब हो जाएगा वोल्ट, और वोल्ट इसका क्या होता है, मीटर। तो बेटा ये आपका आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। अच्छा, ये दो ऑप्शन के अलावा देखो एक ऑप्शन और दिया हुआ है। एक ऑप्शन और क्या है, देखो यहाँ पर हम देखते हैं दो ऑप्शन और हमारे पास है। कौन कौन सा ऑप्शन है? एक आपका ऑप्शन दिया है जूल पर कूलाम, एक ऑप्शन दिया है आपका जूल कूलाम पर मीटर। अब जूल कूलाम पर मीटर क्यों दिया हुआ है? देखो ऐसे, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम V बराबर देखें तो आपको पता है बेटा कि V बराबर होता है W अपॉन Q, है ना। तो यहाँ पे रखो जरा, V बराबर W अपॉन Q, तो आप कहेंगे E बराबर V लिखा था, तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q, और इसके अपॉन में क्या है, D, है कि नहीं। तो E बराबर आ जाएगा आपका W अपॉन Q D। बोलो बेटा ये आएगा नहीं आएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा तो देखो W का होता है जूल, होता है ना, और आपको पता है बेटा देखो कूलाम, इसका हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर। तो जूल पर कूलाम मीटर, ये भी एक मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो तीनों मात्रक है, तो इसका मतलब अतः अतः जूल पर कूलाम मात्रक नहीं है, ये मात्रक नहीं होगा। क्या ये मात्रक हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, ये आपका नहीं होगा मात्रक। बाकी तीनों तो मात्रक होंगे, तो बाकी तीनों मात्रक होंगे तो उसको हम सॉल्व करके लिख देंगे आराम से। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा बताओ, क्या यहाँ तक कोई समस्या? एमसीक्यू नंबर 4 तक कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको अगर है तो आप बताइए, उसको निवारण किया जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। मेहनत करना काम आपका है, कंटेंट देना काम हमारा है बेटा, तो हम लोग कंटेंट देंगे, और आप जितना जो भी बोलोगे मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्वेश्चन लगाने की। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो समान आवेश Q कामा Q को जोड़ने वाली Q कामा माइनस Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? Q डैश। बेटा दो आवेश हैं, देखो इस तरीके से कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश आपका Q है और दूसरा आवेश आपसे बोल रहा है यहाँ पर Q कामा Q, दो आवेश हैं Q कामा Q। दो समान आवेश Q कामा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रखा हुआ है। मध्य बिंदु मतलब सेंटर बेटा क्या रखा हुआ है, एक तीसरा आवेश Q डैश रखा हुआ है, रख दिया हम लोगों ने। Q डैश रखा हुआ है, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q डैश का मान निकालिए। क्या निकालना है बेटा? Q डैश का मान। अच्छा कह रहा है तीनों संतुलन में है, संतुलन का मतलब ये है चाहे इन दोनों में बल निकालो, चाहे इन दोनों में बल निकालो, चाहे इस पे निकालिए, सारे बल क्या रहेंगे? संतुलित रहेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का बल और यहाँ से यहाँ तक का बल, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का बल क्या होगा? संतुलित होगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं Q कामा Q पर लगने वाला बल। अच्छा दूरी मान लेते हैं बेटा R, ये R है। अच्छा ये R हो जाएगा बेटा, तो एक बार बताओ ये दूरी क्या होगी? अच्छा मध्य तक ये दूरी हो जाएगी R/2, ये भी क्या हो जाएगी बेटा? R/2 हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ लगने वाले बल की अगर बात करें हम बेटा, तो आप कहेंगे देखो बल निकालना है तो Q कामा Q पर बल निकालोगे तो F बराबर आप जानते हैं निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे Q बटे R स्क्वायर। तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब बेटा चाहे इससे इस पे चेक कर लो, चाहे इस पे इससे चेक कर लो, हम बोलेंगे Q तथा, क्योंकि आप जानते हैं संतुलित है, Q तथा Q डैश पर लगने वाला बल। तो आप कहेंगे अगर इसको हम मान लेते हैं ये
F1। अच्छा संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको F1 मान लें तो इसको F2 मान लेंगे। तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। अब देखो इस पे बात करें, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, तो हम कहेंगे ये पहला वाला क्यू, दूसरा वाला क्यू डैश। और अब बेटा देखो, अब दूरी आर नहीं बची, इन दोनों की दूरी कितनी हो गई है, r/2 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 क्यू डैश अपॉन r का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर तो 4 ऊपर चला गया है, ये निकल गया। अच्छा संतुलित होने का मतलब ये होता है कि ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों बलों का योग क्या रहेगा, शून्य। लिख देंगे यहाँ पर संतुलित, संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में बेटा क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर जीरो। संतुलित मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ने पे बल क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। संतुलित मतलब बैलेंस है। तो F1 का मान देखो निकल के आया है आपका, जिसको F1 माना है ना, तो F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। बेटा F2 कितना निकल के आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो 4 क्यू डैश अपॉन R² बराबर जीरो। अच्छा इस वाले पोर्शन को उधर भेज दो, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बटे R², और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, ये जीरो तो चला गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, R² से R² कट गया, और एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्यू, यहाँ क्या बचेगा माइनस 4 क्यू डैश। चार तो कटा नहीं है, हमें मान किसका निकालना था, क्यू डैश का, तो आप कहेंगे क्यू, तो ये -4 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बचा, क्यू डैश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू डैश बराबर क्या निकल के आ गया बेटा, -Q/4। और ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है बेटा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप बताइए। वैसे उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट होगा नहीं, परफेक्ट तरीके से आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर सोचिए इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन एक नंबर में जब आता है तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है या कभी आपने सुना नहीं है, आते हैं आपको क्वेश्चन, लेकिन पेपर का प्रेशर होता है, पेपर के प्रेशर में कैसे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ये काम करता है आपका प्रैक्टिस करने से। वरना क्वेश्चन तो कौन नहीं जानता है, लेकिन क्वेश्चन सही टाइम पे दिमाग के अंदर क्लिक तो करना चाहिए। जब दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा तो बाद में आने से क्या फायदा है। एक ही क्लास के अंदर सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए कोई जल्दी कवर कर लेता है, कोई धीरे धीरे कवर करता है। उसका कारण खाली एक है, माइंड का लेवल। अगर माइंड का लेवल कम है तो उसका एक तरीका है, मेहनत का लेवल बढ़ा दीजिए। मेहनत का लेवल बढ़ाओगे, दिमाग अपने आप मजबूर हो जाएगा आपके हाथ में आने के। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6, छठा एमसीक्यू कह रहा है वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, वैद्युतशीलता का मात्रक। बेटा तो आपको पता है, देखो वैद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बोल सकते हैं इसको। अब वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना बहुत कठिन काम नहीं, आसान है। कैसे, आपको पता है बेटा, देखो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। आपको पता है कि बल का होता है न्यूटन, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो। अच्छा यहाँ से Q1 का हो जाएगा कूलाम, Q2 का भी क्या हो जाएगा कूलाम, और R² का बेटा हो जाएगा, आप जानते हैं, मीटर का स्क्वायर। अच्छा ये मीटर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ भेजो, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कूलाम 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 स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर कहाँ आएगा, बटे में आएगा, कूलाम का स्क्वायर।
ये बेटा मात्र किसका निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन का। अब आप जानते हैं बेटा कि देखो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ मात्रक होता नहीं है। सबसे पहले आप इसको यहाँ भेज दो, तो आप कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन हमने ऊपर भेज दिया, तो कूलाम स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कूलाम स्क्वायर। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से, ये ऊपर गया, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस 4 पाई से कोई मतलब नहीं बेटा हमको, क्योंकि 4 पाई आप जानते हैं कि क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो चाहे 4 पाई लगाइए चाहे ना लगाइए, तो आप कहेंगे 4 पाई हटा दिया हमने, क्योंकि 4 पाई से कोई मतलब तो है नहीं, कांस्टेंट अंक कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका मतलब मात्रक निकल के आया न्यूटन कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। 4 पाई कांस्टेंट है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, हम रिपीट कर दें। कमेंट में आप बताया करिए बेटा कि कैसा लगा आपको, जब इतना समय निकालते हो तो 10 सेकंड और निकाल लिया करो मेरे लिए, और कम से कम आप ये बता दिया करो कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया लगा या नहीं लगा। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, कुछ अलग टाइप का आपको चाहिए, तो मैं थोड़ा सा अपडेट कर सकता हूँ, कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ सकता हूँ। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से जोड़ जाड़ के रखा है कि कहीं से भी कोई नुकसान ना होने पाए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यों। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एक वर्ग है। अब देखो बेटा, एक वर्ग बनाते हैं सबसे पहले। कह रहा है कि एक वर्ग है, देखो इस तरीके से, ये मैंने बनाया यहाँ पर एक वर्ग, ये हो गया, ये हो गया, ये बेटा एक वर्ग हो गया। अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। और ये 1 नंबर में आ गया था, ये 2-3 नंबर में भी आ सकता है। सुनिए, कह रहा है एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यू है। विपरीत कोने का मतलब बेटा, अगर यहाँ मान लेते हैं क्यू है और यहाँ मान लेते हैं क्यू है। अब आपसे आगे कह रहा है कि दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यू है, मतलब यहाँ क्यू क्यू, तो यहाँ स्मॉल क्यू है, और यहाँ भी क्या है, स्मॉल क्यू है। ठीक है कि नहीं। जैसे हमने मान लो कहा कि ये आवेश आपका क्यू है, तो ये भी क्या होगा, क्यू होगा, और ये कह रहा है क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है। इन चार कोनों पर आपका आवेश आ गया। ठीक है, अब बेटा आपसे आगे कह रहा है कि यदि किसी क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो, मतलब मैंने मान लिया कि इस वाले क्यू के ऊपर क्या है, बल शून्य है। इस वाले क्यू के ऊपर क्या है, वो बोल रहा है कि मान लो इन दोनों में से किसी एक कैपिटल क्यू के ऊपर क्या है, बल शून्य है, तो क्यू अपॉन क्यू का मान निकालिए। क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का मान निकालिए। अगर इस वाले, हम इसको मान लेते हैं, इसके ऊपर बल क्या है, टोटल बल क्या है, शून्य है। इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं हम बी, यहाँ लिख देते हैं बी। इस वाले को मान लेते हैं सी, और इस वाले को मान लेते हैं डी। तो इस वाले को मैंने माना ना, लिखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर जीरो। ये बोल रहा है कि एफ सी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एक क्यू के ऊपर, कैपिटल क्यू पर बल क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है, तो मैंने जीरो लिख दिया। अच्छा, वर्ग है तो हम जानते हैं कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। मान लेते हैं कि ये ए भुजाएं हैं, है ना। अच्छा, इसके ऊपर जो बी वाला सी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे बी वाला सी पर फोर्स लगाएगा एफ बी। हम कहेंगे बी वाला सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ बी फोर्स लगा रहा है। अच्छा, डी वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे ये ऊपर की तरफ लगाएगा। क्यों ऊपर की तरफ लगाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोनों प्लस में है, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। डी वाला भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये भी बल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। इसको मान लेते हैं बेटा एफ डी, ये एफ डी बल हो गया। तो अच्छा आपसे पूछे, बताओ बेटा कि एफ बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे एफ बी बराबर, एफ बी बल जो लग रहा है देखो इन दोनों पे लग रहा है, तो देखो यहाँ भी ये आवेश स्मॉल क्यू, ये
कैपिटल तो आप कहेंगे पहली बात तो कांस्टेंट लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आवेश कितना है Q, ये आवेश कितना है Q, और दोनों के बीच दूरी कितनी है A, तो A का क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 1। अच्छा ऐसे एफ डी क्या होगा, तो एफ डी कौन सा बल है, एफ डी बल वो है जो डी किस पे लगा रहा है, सी पर लगा रहा है। तो आप कहेंगे एफ डी, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच दूरी कितनी, तो फिर से वही ए स्क्वायर, समीकरण 2। लेकिन आप जानते हैं बेटा जब सदिश राशि हो और जो सदिश राशि के अंदर एक बल ये है एक बल ये है, तो इन दोनों का योग हमेशा वेक्टर योग होता है। सदिश सदिश जोड़ करते हैं, सदिश जोड़ के लिए इन दोनों का जो वेक्टर होगा वो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और इसमें कोण कितना बन रहा है, देखो 90 का बन रहा है। तो आपने बेटा पढ़ा है एफ बी तथा एफ डी का कुल सदिश योग। देखो सदिश राशि का योग ऐसे नहीं है कि जोड़ दोगे, सदिश राशि के लिए हमको जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ते हैं, हम दोनों का योग करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे जो बल मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी F। अब ये B है ये D है, तो क्या मान लेते हैं F बी डी, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जो बल निकल के आएगा F बी डी। और उसका फॉर्मूला होता है एक बार B वाला बल तो एफ बी का स्क्वायर, फिर एक बार D वाला बल मतलब एफ डी का स्क्वायर, प्लस 2 एफ डी कॉस थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे आप जानते हैं 90 डिग्री है बेटा, तो कॉस 90। आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ बी डी बचेगा एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, और ये तो पूरा जीरो हो गया। अब सुनिए, आपको पता है बेटा कि जो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू है, एफ बी की वैल्यू कितनी है, देखो 1/4 पाई। या मुझे एक बात आप समझाओ बेटा, एक बात बताओ सबसे पहले, देखो एफ बी और एफ डी बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे कि एफ बी बराबर क्या है, एफ डी है ना। तो आप बताइए यहाँ पे, आप बताओ एक बात यहाँ पे कि एफ बी डी बराबर, जब दोनों बराबर ही है तो एफ बी को ऐसे लिखा रहने दें, और जहाँ पे एफ डी स्क्वायर लिखा है क्या यहाँ पे एफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं एफ बी और एफ डी कितना आया था, देखो बराबर आया था, तो हमने जहाँ पे डी लिखा था वहाँ पे बी स्क्वायर लिख दिया। तो आप कहेंगे हो जाएगा एफ बी डी स्क्वायर बराबर 2 एफ बी स्क्वायर, जब एक ही चीज़ दो बार लिखा है। अच्छा जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है आपको पता है वो रूट से कहाँ आता है, बाहर आता है, तो एफ बी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा √2। तो एफ बी डी इज इक्वल टू, एफ बी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे देखो एफ बी की वैल्यू दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और आगे क्या लगा हुआ है √2। ये वैल्यू बेटा किसकी निकल के आई, एफ बी डी की निकल के आई। लेकिन आप जानते हो बेटा इसी समय इसके ऊपर एक बल और कार्य करा रहा होगा, कौन, ये वाला कैपिटल क्यू वाला बल लगा रहा होगा। अभी तो मैंने सिर्फ दो बल लगाया ना, और ये वाला बल किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा। ये कौन सा बल है, एफ ए। अब आप कहेंगे बेटा एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल क्यू ये भी कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू गुणे कैपिटल क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको बता दें, अगर आप मैथ्स के होगे तो जानते ही होगे, और अगर बायो में हो अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले हो तो पता होगा, और नहीं पता है तो आप जान लो, क्योंकि जान लोगे तो पढ़ने वाले बन जाओगे। अगर ये भुजाएं ए हो तो किसी भी वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, मतलब उसके भुजा में √2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, a√2, और क्या करते हैं बेटा स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन r, यहाँ पे ये है। ऐसा करने पे एफ ए जो होगा बेटा, एफ ए क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे √2 का तो 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये एफ ए का मान आ गया। अब आप देखो बेटा जिस तरफ बी डी लग रहा है उसी तरफ क्या लग रहा है, एफ ए लग रहा है। जब दोनों बल की दिशा सेम होती है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, एफ बी के बराबर आ जाएगा, वही बल एफ सी होगा। क्यों, क्योंकि अब और कोई बल तो है नहीं, वो तीन बल लग रहे थे, कौन कौन से, एफ बी एफ डी और एफ ए। इन तीनों को जोड़ने पे क्या निकलता है, एफ सी। तो सबसे पहले हमने एफ बी और एफ डी को जोड़ा, तो उसको जोड़ते हैं सदिश से।
जब उसको जोड़ के मान निकल के आ गया तो उसमें क्या जोड़ देंगे, एफ ए, तो जो एफ सी मान निकल के आएगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, एफ ए प्लस एफ बी डी जो निकाला था आपने। और आपको पता है बेटा कि एफ सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है कि जो सी वाला है उसके ऊपर क्या आएगा, जीरो। अब एफ ए का मान देखो ये निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। और देखो इसका मान क्या निकल के आया है, इसका मान निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a² √2। अच्छा ये पूरा इधर आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a²√2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से ये कट गया, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -q बराबर q अपॉन, तो ये क्या बचा बेटा q, और देखो यहाँ क्या बचा √2। यहाँ क्या बचा बेटा, देखो अपॉन में 2 बचा है, देखो एक कैपिटल Q बचा था, अपॉन में 2 बचा था, यहाँ पे Q बचा और एक क्या बचा, √2 बचा। आपसे पूछा क्या है, Q अपॉन Q की वैल्यू, एक बात बताओ, ये Q यहाँ लिखा हुआ है, इस Q को अपॉन में ले आए हैं, तो ये माइनस यहाँ लगा दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, -2√2। और ये बेटा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, कौन सा, सेकंड वाला। तो ये सेकंड आंसर आपका सही आ गया, और Q अपॉन Q की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया। अब सोचो बेटा इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में आ रहे हैं तो आप कैसे भाग सकते हो न्यूमेरिकल से, और कैसे भाग सकते हो एक नंबर वाले क्वेश्चन से। एक नंबर का है, एक एक नंबर जोड़ करके बड़े नंबर बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चन को छोड़ोगे तो क्या एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, नहीं। इसकी फोटो ले लीजिए बेटा एक बार, और कहीं डाउट होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करना। हमने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा काम किया है, ये बोर्ड का बढ़िया लेवल का क्वेश्चन एक है जिसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे, हमारे क्वेश्चन अब तक हो चुके थे 7, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात बताइए। अच्छा संहति किसे बोलते हैं, देखिए बेटा, संहति द्रव्यमान को कहा गया है। अच्छा द्रव्यमान को कहा गया बेटा, तो आपको पता है क्या पूछे आपसे, आवेश तथा संहति, आवेश तथा संहति का अनुपात, आवेश तथा संहति का अनुपात। अच्छा आवेश तथा संहति का अनुपात बोला गया है बेटा, तो आप जानते हो आवेश का मतलब हो गया Q और संहति का मतलब हो गया M, और किसके लिए कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जा रहा है। तो आप जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 9.1 गुणे 10 की घात -31। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 गुणे 10 की घात -19 और ये +31 बटे 91, तो 16/19 गुणे 10 की घात, आप जानते हो बेटा घटाने में 12 आ जाएगा, और जब कट करोगे इसको तो आएगा 0.177 गुणे 10 की घात 12। एक बार पॉइंट यहाँ लेके आएंगे तो 1.77, नंबर को एक बार छोटा बनाया हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार नंबर को बड़ा बनाया हो तो एक बार पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ लेके गए बड़ा बनाए तो यहाँ करना पड़ेगा छोटा, तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब Q अपॉन M का द्रव्यमान या इसका अनुपात जो निकल के आएगा वो 1.77 गुणे 10 की घात 11 निकल के आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बेटा पहला वाला है, फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान लगाते हैं। कई बार संहति वर्ड आता है, बच्चे कंफ्यूज, और बच्चे कंफ्यूज क्योंकि संहति वर्ड आपको सुनने को मिलता ही नहीं है, और जब आपने संहति वर्ड नहीं सुना है कैसे सुन लोगे भाई, पहली बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनाते हैं वो हर बार थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि लाओ ये क्वेश्चन देख के देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन बना के देखा जाए, बच्चे यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो या यहाँ पे नई चीज मिलेगी, तो इसलिए हमेशा नई चीजों को जानने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा देखो हम लोग देखते हैं 9, नवा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण
बल आघूर्ण कितना होगा। तो बेटा देखो, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो आप कहेंगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और आप जानते हैं कि पी ई साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सदिश में, तो टाउ को इसमें लिख सकते हैं। और पी भी आप जानते हैं सदिश राशि होती है, ई भी सदिश राशि होती है, तो पी क्रॉस ई, ये फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, और ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इन दोनों का गुणनफल क्या निकल के आता है, विद्युत आघूर्ण। आघूर्ण मतलब टाउ, टाउ मतलब होता है बल, ऐसा बल जिसको लगाने पे कोई भी वस्तु, कोई भी आवेश गोल गोल घूमने लगे। तो जब कोई आवेश गोल गोल घूमने लगेगा या कुछ करेगा तो उसे आप बल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आघूर्ण। जब किसी बल के लगने से कोई आवेश गोल गोल घूमता है तो उसे क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर या क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है 10। 10 न्यूमेरिकल कह रहा है दो बिंदु आवेश के बीच एफ न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। दो आवेश के बीच कार्य करने वाला बल, 10 में बोल रहा है बेटा, दो आवेशों के बीच कार्यरत बल, मान लिया F है, दिया हुआ है, मानना क्या है, दिया हुआ है। बोला दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तब बल क्या होगा। देखो बेटा, परा माना माना अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, अगर दो आवेश के बीच कार्यरत बल F है तो F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तथा अब बोल रहा है यदि आवेशों के बीच परावैद्युतांक क्या रखा जाए, परावैद्युतांक के रखा जाए, माना, तब बल एफ डैश होगा। हम मान लेते हैं बेटा, तब बल क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। और तब बल एफ डैश हो जाएगा तो आप जानते हैं परावैद्युतांक रखने पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहता है, इसके साथ में क्या आता है, के निकल के आता है। जो परावैद्युतांक होता है उसको भी यहाँ पे साथ में क्या करना पड़ता है, 4 पाई एप्सिलॉन में गुणा करना पड़ता है। तो Q1 Q2 अगर ये है तो आप ये जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम के अंदर कोई परावैद्युतांक कांस्टेंट के आता है, तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट साथ के लगाना पड़ता है। हमने मान लिया नया बल ये है। अब आपसे इस नए बल की वैल्यू पूछा है, आपसे इस नए बल की वैल्यू पूछा है, तो आप बताओ बेटा, क्या इसको आप एफ डैश बराबर 1/के को अलग लगा लिए, और फिर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लगा लेंगे ना। 1/के को अलग लिख लिए, और ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। तो बेटा आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एफ, ऊपर लिखा हुआ था। तो एफ डैश बराबर 1/के, और गुणे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ। तो यहाँ से बेटा एफ डैश कितना आ जाएगा, F/के, और यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर F/के। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर कितना, F/के। तो इस तरह से बेटा हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर क्या था, 10वां। एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं या एक एमसीक्यू और लगाते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपने आधे घंटे का समय भी दिया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, आपको कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, सारा कंटेंट बढ़िया है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा, तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश E है तथा उसका द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या दिया है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश Q क्या दिया है, E दिया है, और द्रव्यमान क्या दिया है बेटा, m दिया है, और तीव्रता कितनी है बेटा, E है।
और आपसे पूछा क्या है, त्वरण, यानी कि आपसे ए पूछा है कितना होगा। तो आप जानते हो बेटा, देखो संबंध निकालना होता है। आपको पता है कि F बराबर होता है QE, और आपने पढ़ा है कि F बराबर होता है MA, पढ़े हो ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो आप कहेंगे यहाँ से MA बराबर QE, तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, QE अपॉन M। तो बस आपका त्वरण कितना निकल के आ गया, QE अपॉन M। बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर, जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, QE अपॉन M। अच्छा QE, तो आप जानते हैं Q का मान कितना दिया था, Q का मान देखो यहाँ पे E लिखा था, तो आप लिख सकते हो कि A बराबर जहाँ पे Q लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो E अपॉन M, कोई दिक्कत नहीं, उसने आवेश का मान बोल दिया, तो E अपॉन M हो गया। और ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। जैसे Q का मान दिया था तो Q का मान हमने वहां पे रख दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये सीरीज मैं वादा करता हूँ बेटा कि पूरी चलेगी। पूरी सीरीज के अंदर मैं पूरा पीडीएफ, पूरा एक एक क्वेश्चन आपको लगवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है जो पिछले सालों में आया हो। ये सारे के सारे 11 क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपका एक स्टेप खत्म होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अब हम अगले वाले वीडियो में शॉर्ट आंसर, अति लघु, लघु, फिर दीर्घ उत्तरीय, हर प्रकार का क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का छूटेगा ही नहीं। फिजिक्स के अंदर आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ मिले वीडियो से मिल जाएगा। तो बेटा आप जुड़े रहिए साइंस वॉर के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। और बेटा बहुत जल्दी हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप क्वेश्चन आगे लगाते रहिएगा। थैंक यू।